पुणे की केमिकल फैक्ट्री में आग से 18 की मौत, कारण पता नहीं। महाराष्ट्र में शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया, 5 चरणों में पूरे राज्य से हटेंगे प्रतिबंध। करीब 1.5 महीने बाद अनलॉक शुरू हुई मुंबई, बस सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में कई इलाकों में पूरी तरह से हटा दिए गए प्रतिबंध, औरंगाबाद में भीड़ ही भीड़। पुणे में शुरू हुई बस सेवा, खुल गए जिम, सलून और बाजार। महाराष्ट्र में 5 मार्च के बाद सबसे कम कोरोना के केस, 10,219 केस। पिछले 24 घंटों में 154 की मौत, करीब 1.25 लाख एक्टिव केस। 154 की मौत के बाद अस्पतालों ने और ज्यादा सख्ती की। मुंबई में 24 घंटों में कोरोना के 728 केस, 28 की मौत। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मामले बढ़कर 6300 हुए। दिल्ली के एम्स में वैक्सीन के लिए बच्चों पर ट्रायल शुरू। कोरोना के इलाज के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की गाइडलाइंस, रेमडेसिविर को रखा रिजर्व कैटेगरी में। मुंबई के बांद्रा में बिल्डिंग का एक हिस्सा ढहा, एक शख्स की मौत। बांद्रा में बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 4 लोग घायल। टीवी एक्टर मोहित रैना ने अपनी कथित महिला शुभचिंतक पर 4 लोगों पर दर्ज करवाया केस। महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, तेल की बढ़ती कीमतों का विरोध। पीएम मोदी से मिलेंगे उद्धव ठाकरे, साथ में डिप्टी सीएम अजीत पवार और पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण भी होंगे। 9 जून से मुंबई, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में बारिश देगी दस्तक। अकोला में तेज बारिश, लोगों ने ली गर्मी से राहत की सांस। 228 अंकों की मजबूती के साथ 52,328 पर सेंसेक्स बंद, निफ्टी 81 अंकों की बढ़त। बैंकों के निजीकरण में अगली किश्त की तैयारी, सेंट्रल बैंक और आईओबी को बेचने के संकेत। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जल्दी नई एसयूवी लॉन्च करेगी मारुति। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती दिलीप कुमार की सेहत स्थिर। 98 साल के दिलीप कुमार को सांस लेने में हुई थी तकलीफ। सोनाली बेंद्रे ने शेयर की अपने कैंसर ट्रीटमेंट की फोटो। ये जवानी है दीवानी फेम एक्ट्रेस एवलिन शर्मा ने डेंटल सर्जन से की शादी। पुणे के करीब एक केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगी। इस आग में मरने वालों का आंकड़ा 18 हो गया। हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। फैक्ट्री में हादसे के वक्त 37 लोग काम कर रहे थे। सभी लोगों को सुरक्षित बाकी बचा लिया गया। सीधे हम आपको पंकज खेलकर हमारे संवाददाता के पास पुणे लिए चलते हैं। पंकज इस समय हमारे साथ हैं नहीं, हम उनके पास आपको सीधे लिए चलेंगे। लेकिन इस केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग लगने से 18 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 37 लोग जिस समय फैक्ट्री में आग लगी वहां पर मौजूद थे, लेकिन बाकी लोगों को बचा लिया गया। बड़ा सवाल अब यह है कि आखिर ये आग इतनी भयंकर लगी कैसे। इसका कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन क्योंकि ये केमिकल फैक्ट्री थी इसलिए आग बहुत तेजी से फैली और आग इतनी तेजी से फैली कि जो लोग आग वाली जगह से दूर थे या जो बच निकलने में सक्षम थे उन लोगों को ही बचाया जा सका, बल्कि जहां जो लोग मौजूद थे आग वाली जगह पर उन्हें नहीं बचाया जा सका। पंकज, कैसे ये आग लगी? क्या अब फैक्ट्री में सब कुछ ठीक ठाक है या क्या स्थिति है? किस चीज के केमिकल, कौन से केमिकल की फैक्ट्री थी? क्या और जानकारी मिल पाई है पंकज? क्या और जानकारी मिल पाई है पंकज? देखिए, यहाँ पे जो पीएमआरडीए के जो फायर फाइटिंग ऑफिसर्स है उन्होंने जो बताया है कि ये वाटर प्यूरिफाइंग केमिकल ऐसे बनाते थे और छोटे वो टैबलेट्स फॉर्म में वो मार्केट में सप्लाई करते थे। उसका पैकिंग हो रहा था और जो कमरे हैं फैक्ट्री के वो बड़े ही छोटे हैं, मीन्स मूवमेंट बहुत ही कठिन है। और जिस प्रकार से सामान रखा था, यानी जो रॉ मटेरियल रखा था वो भी जो हमने देखा वहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा जैम पैक्ड ऐसा कमरा था। तो उसके अंदर ये सारे लोग काम कर रहे थे, 37 लोग थे ऐसा बताया गया है। और उसमें से कुछ कारण से जो 18 महिलाएं थी, खास करके 15 महिला और बाकी के 2 पुरुष और एक डेड बॉडी मिली है। तो सारे लोग कैसे फंस गए ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और आग कैसी लगी, क्योंकि केमिकल क्या वजह है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन
जो घटना है दर्दनाक है। 18 लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत धन्यवाद पंकज खेलकर हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 18 लोगों की मौत हुई है और 15 महिलाएं इस फैक्ट्री में जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं वो मजदूर वहां पर काम किया करती थी, उनकी मौत हुई। पुणे में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग ने 18 लोगों की जान ले ली। आग कैसे लगी, कारणों का भी पता नहीं चल पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे के मृतकों के लिए शोक व्यक्त किया है। भीषण आग की ये तस्वीरें पानी को प्योरीफाई करने का केमिकल बनाने वाली एक फैक्ट्री की हैं, जो महाराष्ट्र के पुणे में है। हालांकि आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन ये आग कई परिवारों के चिराग बुझा गई। इस आग में 18 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर जिन्होंने काम किया वो पीएमआरडी की जो फायर फाइटिंग ऑफिसर है, दमकल के अधिकारी और जवान यहाँ पर हमारे साथ है। देवेंद्र पोटफोड़े सर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। देवेंद्र सर बताइए कि कॉल कब आया और क्या क्या हुआ? आज दोपहर को करीब 4 बजे के करीब हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिली कि फायर हुआ है। एमआईडीसी और पीएमआरडीए के जो फायर व्हीकल्स है ये घटनास्थल पर पहुंचे थे। आधा घंटे के करीब हम लोग यहाँ पर साइट पर थे। इनिशियल जो लेवल पे ये था कि यहाँ पे हीट ज़्यादा थी और स्मोक ज़्यादा था, डेंस स्मोक था। उसकी वजह से एंट्री करना और क्या है वो समझने में काफ़ी मुश्किल हुई। घटना पिरंगट इलाके के इंडस्ट्रियल जोन में हुई। पिरंगट मुलसी तालुका में स्थित है। हम लोगों ने जब पता चला कि केमिकल है तो हम लोगों ने फोम का यूज़ किया, वाटर का यूज़ किया। उसके साथ साथ ब्रीथिंग एपरेटस सेट्स लेके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ हम लोगों ने, हमारे कुछ ऑफिसर्स ने एंट्री करने की कोशिश की ताकि हमें कुछ उसमें रेस्क्यू या इवैक्यूएशन में कुछ अगर हो सके तो कर सकते। रिपोर्ट जो हुआ शुरुआत में जो बताया गया फैक्ट्री वालों की ओर से कितने लोग अंदर फंसे होने की आशंका थी, और जो अभी आंकड़ा सामने आ रहा है कि जिनकी जान गई है वो आंकड़ा कितना है? हमें शुरुआत में ऐसे पता चला था कि यहाँ से करीब 37 लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, 37 लोग एक शिफ्ट में, और उसकी तहकीकात शुरू है। एग्जैक्टली कॉज ऑफ फायर क्या था, क्यों आग लगी, कैसे आग लगी, वो अभी भी क्लियर नहीं है। अलग अलग एजेंसीज के ऑफिसर्स यहाँ पे है, जिलाधिकारी महोदय भी अभी आके गए, तो एग्जैक्टली कॉज ऑफ फायर जो है वो पता चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आग दिन दहाड़े लगी और इतनी तेजी से फैली कि मल्टी स्टोरी इमारत न होने के बावजूद फैक्ट्री की इमारत में 47 कर्मचारी मौजूद थे, जिनमें से दमकल कर्मी केवल 19 को ही बचा पाए। 18 की लाश मिली। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। अभी तो कूलिंग शुरू है, आप देख सकते हैं कि अभी भी अंदर आग लगी हुई है। केमिकल्स पड़े हुए हैं, जो प्लास्टिक्स है वो भी दिखाई दे रहे हैं। ये वाटर प्यूरिफिकेशन के जो केमिकल्स है वो पैकिंग करने का यहाँ पर काम होता था। यहाँ पर अभी भी सांस लेने को तकलीफ हो रही है, और जो पता चल रहा है कि जिस प्रकार से अचानक आग लगने से अंदर जो तकरीबन 37 लोग जो काम कर रहे थे, वर्कर्स काम कर रहे थे, वो अंदर फंस गए और उनमें से 18 लोगों की मौत हुई है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली आ रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए होगी क्योंकि तूफान से जो महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, उसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर परेशानियां, उसके अलावा किस तरह से आगे इस नुकसान को पूरा किया जाए, 12 मुद्दे कुल होंगे। तूफान, वैक्सीनेशन, किसानों की समस्या, इन सब पर बात करेंगे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। अजीत पवार, अशोक चव्हाण भी उनके साथ होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र में यूं तो 15 जून तक लॉकडाउन लगा था, लेकिन 5 स्तरों वाला प्लान लाकर राज्य में अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुंबई में अनलॉकिंग के पहले दिन भारी भीड़ सड़कों पर उतर गई। बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। मुंबई में बस के लिए ऐसी मारामारी देते हुए कितने दिन हो गए कि इसे याद करना भी मुश्किल है। मुंबई में अभी आंशिक लॉकडाउन ही हटा है और पहले ही दिन सड़कों पर बस पकड़ने के लिए लंबी लाइन लग गई। जब लोग ज्यादा हों तो नियम लागू करना मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब मामला व्यक्ति विशेष के अनुशासन पर निर्भर हो। ज्यादातर लोग मास्क तो पहने हुए हैं, लेकिन लंबी लाइन में 2 गज की दूरी वाला एहतियात कहीं नजर नहीं आ रहा।
हमारे पास ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट से हम क्या बोल रहे हैं कि आप लोकल ट्रेन चालू कर दीजिए। अच्छा, चालू कर देंगे फिर अगेन आप जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ आ जाएंगे, तो ज़्यादा बेटर ये है कि हम गवर्नमेंट को एटलीस्ट काम करने दें। आज 2 महीने के बाद में अनलॉक खुला तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो अभी तक के तो पूरी परेशानी थी। एक तो कैसा इनका जो बड़े दुकान को समय मिला वो हमारे को नहीं मिला था। पुलिस वाले आते थे, कारपोरेशन वाले आते थे, उठाते थे, फिर भी हम पेट के लिए क्या बोलते चोरी छुपे लगा देते। मुंबई में बस सेवा को आधी सीट क्षमता के साथ शुरू करने की मंजूरी मिली है। इस मामले में नियम का पालन होता हुआ साफ नजर आया। इस तस्वीर को देखिए, एक्स्ट्रा यात्री होते ही लोगों को बस में घुसने से रोक दिया गया। यही नहीं, प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए एक मुसाफिर को बस से उतारा भी गया। इसके बाद ही बस आगे बढ़ी। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में एक पुणे से भी बस के लिए लोगों के उमड़ने की तस्वीरें आई हैं। जब लॉकडाउन चालू था तभी बेस्ट का सभी इतना बेकार था। बस 9 बजे आने वाली कम से 10 बजे आती थी। इतना पब्लिक को तकलीफ होता था कि पूछो मत। असमंजस के बीच महाराष्ट्र में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। महाराष्ट्र में इसे अनलॉक का 5 लेवल प्लान नाम दिया गया है, जो पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी के आधार पर बनाया गया। जैसे अगर किसी जिले में संक्रमण की दर 5% से नीचे है और वहां अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड 25% से भी कम भरे हैं, तो वहां पर पूरी तरह से छूट होगी। इसे लेवल 1 का नाम दिया गया है। इसी तरह से लेवल 1, 2, 3, लेवल 4 और लेवल 5 के प्रतिबंध तय किए गए। लेवल 5 एक तरह का रेड जोन होगा, जहां लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगेंगी। लेवल 5 में तो अभी महाराष्ट्र का कोई जिला नहीं है। सोमवार से मुंबई में अनलॉक गाइडलाइंस के तहत कुछ रियायत दी गई है, जिसमें नॉन एसेंशियल शॉप जो है वो अब वीकडेज पर दोपहर के 4 बजे तक खुली रह सकेगी और 50% कैपेसिटी रेस्टोरेंट्स में भी बैठने के लिए अलाउ किया जाएगा। मॉल्स और थिएटर्स अभी भी मुंबई में बंद रखे गए हैं और आने वाले हफ्ते में इन सारी चीजों पर फिर से एक कॉल लिया जाएगा कि अगर पॉजिटिविटी रेट बढ़ता है और साथ ही साथ जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स की कैपेसिटी है वो कम होती है, तो ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है ये फिर से लागू कर दिए जाएंगे। लंबे समय तक कोरोना की मार झेलने वाली मुंबई फिलहाल लेवल 3 में है, यानी यहाँ लॉकडाउन से पूरी छूट नहीं है। हालांकि राहत की बात यह है कि जरूरी सेवाओं के लिए लोकल मेट्रो और शर्तों के साथ स्पा और सैलून खुल गए हैं। 2 महीने बाद सैलून्स और स्पाज मुंबई में खुल चुके हैं। लेवल 3 में मुंबई है और अनलॉक के वक्त ये 2 मेजर चीजें हैं जो इस लेवल 3 में मुंबई में खुली हैं, क्योंकि नॉन एसेंशियल शॉप्स पहले भी खुली हुई थी। हेयर कटिंग सैलून एक ऐसी चीज रही है जिसमें कस्टमर के साथ क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इसलिए लॉकडाउन में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। अब 50% कैपेसिटी से आपको खोलने की इजाजत दी गई है। किस तरह से बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा है कि आपके वर्कर्स वापस आ गए हैं, उनको वैक्सीनेट किया है, क्या लोग बाल कटाने के लिए दुकानों पर आ रहे हैं? देखिए, आज गवर्नमेंट ने जो फिलहाल हम लोग को परमिशन दिया है 50% है, मगर हमारा लाइट बिल है, यहाँ का मेंटेनेंस है, आदमी लोगों का सैलरी है, उनको कमीशन है, अभी वो तो देना ही है। मगर हम लोग 50% में बिजनेस करके 100% हम लोग का खर्चा है। जाहिर है सैलून मालिकों के लिए मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। ये मुश्किल हर कारोबारी के साथ है, लेकिन कहावत है ना कि जान है तो जहान है। जिंदगी रहेगी तो कारोबार भी चल पड़ेगा। ठाणे से दिव्येश सिंह के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थमने के बाद अब तीसरी लहर की चर्चा है। ऐसे में दावा ये कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को ज्यादा खतरा है और इसी खतरे से निपटने के लिए देश में बच्चों की वैक्सीन पर कई शहरों में ट्रायल शुरू हो गए। दिल्ली के एम्स में 12 से 18 साल के बच्चों को ट्रायल के तौर पर कोवैक्सीन देने की शुरुआत हुई। इससे पहले पटना और नागपुर में भी इस तरह की ट्रायल बच्चों पर हो चुके हैं। ये दिल्ली, मुंबई समेत यूपी के 71 जिलों में अनलॉक के बाद की तस्वीर है। 2 महीने बाद दूसरी लहर का कहर कुछ थमा है। 24 घंटे में कोरोना के कुल 1,06,36 नए मामले सामने आए, जो 61 दिन बाद सबसे कम आंकड़ा है। मगर अनलॉक के बीच वायरस का खतरा बना हुआ है। सबसे बड़ा खतरा बच्चों पर है, जिनके लिए देश में अब तक वैक्सीन नहीं बनी है।
इसी बीच एक अच्छी खबर दिल्ली के एम्स से आई है, जहां बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है। अब दिल्ली के एम्स अस्पताल में भी बच्चों की स्क्रीनिंग करके वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स करवाए जाएंगे। ये ट्रायल्स इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत में तीसरी लहर के आने का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, लेकिन अगर बच्चों के लिए एक सुरक्षित वैक्सीन सामने आ जाती है तो हो सकता है कि उनकी वैक्सीनेशन भी भारत में जल्द ही शुरू हो जाए। हालांकि अभी एम्स पटना के बाद एम्स दिल्ली में स्क्रीनिंग शुरू की जा रही है, लेकिन जो ट्रायल किया जाएगा वो 2 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों पर किया जाएगा, जो इस वक्त भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आगे जाने के बाद तीसरी लहर से लड़ना ही एकमात्र अभी लक्ष्य दिखाई दे रहा है। एम्स में होने वाले ट्रायल में 525 बच्चे शामिल हैं। इन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। पहले ग्रुप में 12 से 18 साल के 175 बच्चे हैं, दूसरे ग्रुप में 6 से 12 साल के 175 बच्चे हैं और तीसरे ग्रुप में भी 175 बच्चे 2 से 6 साल की उम्र के हैं। इन सभी को कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी जाएगी। पहली डोज आज और दूसरी डोज 28 दिन बाद। ट्रायल का मकसद ये देखना है कि कोवैक्सीन 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कितनी सुरक्षित और कितनी असरदार है। ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वह डेटा जनरेट करने का है कि बच्चों के लिए क्या वैक्सीन सेफ है तो क्या इफेक्टिव भी है, उसी को देखने के लिए ट्रायल्स हैं। देश में अब तक कुल 3 शहरों में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया है, पटना, नागपुर और दिल्ली। 3 जून को पटना स्थित एम्स में 3 बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज ट्रायल के तौर पर दी गई थी। शनिवार को 7 और बच्चों को वैक्सीन दी गई। वहीं रविवार को नागपुर के मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 41 बच्चों को भारत बायोटेक की ही कोवैक्सीन लगाई गई और अब दिल्ली के एम्स में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल हुआ है। इन तीनों शहरों में ट्रायल में शामिल सभी बच्चों को डॉक्टरी देखरेख में रखा गया है। कोरोना के तीसरे लहर में बच्चों को बचाने के लिए पटना एम्स में वैक्सीन का ट्रायल जारी है। 3 जून को जहां 3 बच्चों को कोवैक्सीन का पहला टीका लगाया गया, वहीं 6 जून को 7 बच्चों को इस टीके का पहला डोज जो है वो दिया गया। यानी कि अब तक पटना एम्स में जो बच्चों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है उसमें अब तक कुल 10 बच्चों के ऊपर ये ट्रायल जो है वो किया गया है। पटना में जिन 3 बच्चों को वैक्सीन दी गई थी उनकी सेहत अच्छी है। अभी तक वो तीनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो अभी तो बहुत अर्ली है, अभी 3 बच्चों का ही हम फॉलो अप कर रहे हैं और बाकी आप देख रहे हैं आज से मतलब और भी बच्चों को हम आगे देंगे और उनको फॉलो अप करते रहेंगे। बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए DGCI ने मंजूरी दी है। ट्रायल के लिए इन शर्तों को पूरा किया जाता है। ट्रायल के लिए इच्छुक बच्चों को ही एनरोल किया जाता है। बच्चों के माता पिता से इसकी इजाजत ली जाती है। बच्चों की जांच की जाती है कि वो इस ट्रायल के पैमाने पर खरा उतरते हैं या नहीं, फिर उन्हें वैक्सीन दी जाती है। 28वें से 30 दिन के बीच में उन्हें सेकेंड डोज दिया जाएगा। इस बीच उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी जांचें, उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू एज वेल एज हॉस्पिटल में विजिट और इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगा। ये मॉनिटरिंग में हमें कुछ साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस नजर आते हैं तो वो रिपोर्टिंग होगी और ये सेकेंड फेज का ट्रायल जैसे ही खत्म होगा इसका रिपोर्ट DCGI के पास जाएगा। दूसरे फेज के बाद तीसरे फेज का ट्रायल होगा, जिससे बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। आने वाले 2 महीनों में 3 महीनों में इंडियन वैक्सीन भी तैयार हो जाएगी जो बच्चों के लिए सेफ हो, जिसके ऊपर सारी स्टडी करी गई है। तो ये आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी। ये विश्वास बढ़ाने वाली बात है। सरकार ने दावा किया है कि दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों को वैक्सीन लग जाएगी, मगर बच्चों का वैक्सीनेशन भी उतना ही जरूरी है क्योंकि वही देश का भविष्य है। अमेरिका और इजराइल में जहां बच्चों को वैक्सीन लग रही है और स्कूल खुल रहे हैं, वहीं बच्चों की वैक्सीन आने के बाद हिंदुस्तान में भी बच्चों के पुराने दिन लौट आएंगे। पटना में रोहित कुमार सिंह, नागपुर में योगेश पांडे और दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक।